हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की। और चैप्टर का टाइटल है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है, मैकेनिज्म पढ़ना है और फंक्शनिंग पढ़नी है। सेल के डिफरेंट पार्ट जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने है, who discovered cells and how। सबसे पहले सेल्स डिस्कवर किसने की थी और किस तरह से, मतलब उसका तरीका क्या था। तो आंसर बहुत आसान है। अगर कोई पूछे आपसे डेड सेल की डिस्कवरी कब हुई थी या किसने की थी, तो आप आंसर देंगे रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये आपको याद रखने हैं। दोनों एक जैसे नाम होते हुए भी इनमें डिफरेंस है, आपको ये क्लियर कर लेना है पहले ही। Cells were discovered in 1665 by an English botanist। ये बोटोनिस्ट थे, यानी पौधों पर रिसर्च करने वाले थे। उन्होंने कॉर्क के टुकड़े पर, जो लैब में बोटल्स होती हैं उनके ऊपर एक ढक्कन लगाया जाता था। आजकल तो वो फेमस नहीं है, लेकिन पुराने टाइम में उसके ऊपर एक ढक्कन लगाया जाता था, एक लकड़ी का टुकड़ा लगाया जाता था। और वो सॉफ्ट होती है लकड़ी, वो यानी आसानी से फिट हो जाती है, स्पंज टाइप की होती हैं। उसे कॉर्क कहा जाता था और उसके एक पतले से लेयर को ये स्टडी कर रहे थे अपने नॉर्मल से माइक्रोस्कोप से। और इन्होंने पाया कि उसके ऊपर मधुमक्खी के छत्ते की तरह पोर्शंस बने हुए हैं, और उन छोटे छोटे पोर्शन को उन्होंने सेल कहा था। सबसे पहले जो सेल वर्ड हुआ यूज, वो ऐसे ही हुआ था। और कॉर्क स्लाइस में ये पता चला था 1665 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं सेल को, हमारे जीवन की। तो बहुत आसान आंसर है इसका। सबसे पहले आप बस ये समझिए कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हम कहते किसको हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक। कोई भी चीज किस चीज से बनी हुई है, ये तो होता है स्ट्रक्चरल यूनिट। जैसे मैटर की स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में अगर कोई पूछे, तो हमें आंसर देना होता है एटम, क्योंकि वो उसी से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट अगर कोई पूछे फंक्शनल यूनिट के बारे में बताएं, तो फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है कोई भी चीज किस तरह से परफॉर्म होगी, ये कौन सी यूनिट डिसाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैदान की बात करते हैं, ग्राउंड के स्पोर्ट्स के मैदान की बात करते हैं, तो वहाँ पर हर एक पर्सन अपना एक अलग प्ले कर रहा होता है, अलग खेल रहा होता है। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल के साथ खेल रहा होता है। मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक प्लेयर अपना अलग से फंक्शन क्रिएट कर रहा है। तो ये फंक्शन है, इनको समझना है आपने। ऐसे ही हमारे शरीर में भी सेल्स प्रेजेंट होती है, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। और वो डिफरेंट टाइप की सेल अलग अलग फंक्शन करती है। कोई किसी का काम करती है, कोई किसी तरह का। अलग अलग मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है सेल के द्वारा। सेल कंस्टिट्यूट वेरियस कंपोनेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। सेल प्लांट्स और एनिमल को बनाती है। A cell is the smallest unit of life and is capable of all living function। सबसे छोटा जीव कह सकते हैं हम इसे, जो अपने आप को इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, रख सकता है, सभी लिविंग फंक्शन कर सकता है, जिनके बेस पर हम किसी को लिविंग कहते हैं। ग्रोथ करना, चलना, रेस्पिरेशन सिस्टम, एक्सक्रेशन, ये सभी के सभी एक सिंगल सेल में होते हैं। सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। लाइफ का ये बिल्डिंग ब्लॉक है। दिस इज द रीजन वाई सेल्स आर रेफर्ड टू एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यही वजह है कि हम इसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं लाइफ की। ऑल सेल्स वेरी इन देयर शेप, साइज एंड एक्टिविटी दे परफॉर्म। सभी सेल अपने शेप में, अपने साइज में और डिफरेंट एक्टिविटीज के बेस पे जो वो परफॉर्म करती हैं, उनके बेस पर ये अलग अलग हो सकती हैं।
In fact, shape and size of cell is related to specific function they perform. ये पाया गया है कि जैसा फंक्शन वो परफॉर्म करती हैं वैसी ही उनकी शेप होती है। फॉर एग्जाम्पल मसल सेल्स, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये अलग टाइप का होता है। नर्व सेल, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। आरबीसी ये अलग होती है, और डिफरेंट सेल जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं वो सभी उनके फंक्शन के बेस पर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहता है कि कुछ सब्सटेंस जो है वो हमने पढ़ा चैप्टर में कि सेल से अंदर या बाहर होते रहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है, ये सभी सेल के अंदर और बाहर होते रहते हैं। कैसे, ये बताना है हमने। आंसर है, द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी सिलेक्ट करती है ये किस सब्सटेंस को बाहर जाना चाहिए किसको नहीं, उसकी मूवमेंट पे कंट्रोल करती है। अब हम मूवमेंट पढ़ते हैं CO2 के। CO2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल में जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है वहां पर CO2 रिलीज होती है। देयरफॉर इट इज प्रेजेंट इन हाई कंसेंट्रेशन इनसाइड द सेल। अब जहां पर प्रोड्यूस होगी वहां पर कंसेंट्रेशन इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो आसपास का एनवायरनमेंट है सेल के उसमें ये कम होगी। तो एक प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ पे कंसंट्रेशन की वजह से, और वो CO2 मूव करेगी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हम कह सकते हैं CO2 इस तरह से सेल के अंदर से बाहर हो जाएगी। ऐसे ही जो बाहर ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ज्यादा अमाउंट में है, सेल के अंदर ऑक्सीजन कम अमाउंट में है, इसलिए वो बाहर से अंदर हो जाएगी। तो हम इस तरह से कह सकते हैं CO2 सेल के अंदर से बाहर हो गई है और ऑक्सीजन बाहर से सेल के अंदर आ गई है। अब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर के बारे में। वाटर मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। वाटर की जो मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल का मतलब यहाँ पर ये है कि ये दोनों तरह के काम कर सकती है, ये एक साथ मूवमेंट अंदर और बाहर दोनों कर सकती हैं। CO2 वाले केस में हमने देखा था कि एक बार CO2 जाएगी बाहर फिर O2 आएगी, लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें हो सकती हैं। मतलब जब जरूरत पड़ेगी वो चीज को अंदर कर लेगी, जब जरूरत नहीं है उसको बाहर कर देगी, और दोनों एक साथ भी हो सकती हैं, और ये मूवमेंट कहलाती है ऑस्मोसिस। However, the movement of water across the plasma membrane of cell is affected by the amount of substance dissolved in water. फिर भी ये पाया गया है कि जो मूवमेंट होती है वाटर की वो डिपेंड करती है सेल के अंदर जो लिक्विड है, सेल के बाहर जो लिक्विड है, उसमें जो सब्सटेंस डिजोल्व हुआ है वाटर में उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नमक का पानी पीते हैं तो उसके अब्जॉर्प्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर हम दूसरे तरह का पानी पीते हैं सिंपल, तो उसके अब्जॉर्प्शन सिर्फ उतना ही करेगी सेल जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पर ये नोट करनी है हमें चीज़ें कि डिपेंड करता है किस तरह से, और इसके बेस पे हमने 3 तरह के सॉल्यूशन बताए थे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, और पीछे आपको जो PDF दी गई थी उसमें अच्छे से इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवल परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज द selectively permeable membrane। सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट द सेल। क्योंकि ये रेगुलेट करती है सब्सटेंस जो डिफरेंट टाइप के होती है उनकी मूवमेंट को सेल के अंदर या बाहर।
दिस मीन्स दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री ऑफ ओनली सम सब्सटेंसेस एंड प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। इसका मतलब ये हुआ कि सेल यहाँ पर डिसीजन ले सकती है कि किस सब्सटेंस को अंदर आना है, किस सब्सटेंस को बाहर भेजना है। इसी डिसीजन की वजह से हम कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, फिल इन द ब्लैंक। अपने नॉलेज के बेस पर हमें एक टेबल दी गई है, उसको कुछ वर्ड मिस कर दिए गए यहाँ से, उन्हें हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो टेबल दी गई है, डिफरेंस टेबल बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। पहले इनका पता होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव टाइप की होती हैं, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता इनके, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलिज अलग अलग नहीं होते हैं, और इनकी जो शेप और साइज होती है वो फिक्स नहीं होती। यूकैरियोटिक में जो डायमेंशन होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं इनके, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस अलग होता है स्पेसिफिक, और डिफरेंट ऑर्गन्स जो पाए जाते हैं, ऑर्गेनेलिज कहा था जिनको हमने, वो भी अलग अलग होते हैं। डीएनए इनके पास अपना खुद का होता है और एक से ज़्यादा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेम्ब्रेन किस तरह से काम करती है। यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होते, एडवांस होती है ये सारी बातें यूकैरियोटिक सेल में हैं। अब पहली लाइन देखते हैं हम, साइज जनरली स्मॉल 1 to 10 माइक्रोमीटर। यहाँ पर साइज दिखाया गया है प्रोकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक का इनसे ज़्यादा होता है, 5 to 100 माइक्रोमीटर आ जाएगा। सेकंड पॉइंट है न्यूक्लियर रीजन। हम बात कर चुके हैं प्रोकैरियोटिक में ये वेल डिफाइंड नहीं होता, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट वेल डिफाइंड। दूसरे पॉइंट में यूकैरियोटिक कंप्लीट है ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है, क्रोमोसोम सिंगल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक में एक से ज़्यादा होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में हम बात कर चुके हैं कि ऑर्गेनेलिज अलग अलग नहीं होते, वो मिक्स होते रहते हैं, उनकी वर्किंग बदलती रहती है। और फोर्थ पॉइंट जो प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक का है, उसमें ये कहेंगे हम कि सेल ऑर्गन जो होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, अलग अलग होते हैं सबसे। ओके, तो ये आज के क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। ऑल द बेस्ट।